फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी वो बदनाम गलियाँ भाग 12। पार्वती अनाथ आश्रम में थी और विजय लगातार उसके पिता को ढूंढने की कोशिश में लगा था और एक दिन आखिरकार सफलता उसे मिल ही गई जब एक खबरी ने उसे उनके मिलने की खबर सुनाई। वो तुरंत पार्वती के पास पहुंचा और उसे लेकर उसी पते पर पहुंच गया जो उस खबरी ने उसे दिया था। यह एक बहुत पुराना सा तंग सा घर था जहां एक बूढ़ा इंसान काफी बुरी अवस्था में जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा था। उन लोगों को देखकर बोला, कौन हो तुम लोग, किस लिए आई हो यहाँ? उस बूढ़े की आवाज सुनकर पार्वती की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बाबा बाबा कहते हुए उसके गले जा लगी। ये आपकी बेटी है बाबा, पारो, विजय ने कहा और मुस्कुराता हुआ वहां से जाने लगा। विजय के मुंह से अपने लिए पारो सुनकर पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। वो विजय के पीछे पीछे मकान से बाहर आई और उसने विजय को पीछे से पुकारा, साहब। विजय एक पल के लिए रुका और पलटकर पार्वती से करीब आकर धीरे से बोला, साहब नहीं, विज्जी, तुम्हारा विज्जी। तुम्हारे बाबा कहते थे ना कि जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसे पीछे से आवाज नहीं लगाते, समझी बुद्धू? ये कहकर विजय ने एक टप्पी पार्वती के सर पर मारी और मुस्कुराया। विजय को इस तरह मुस्कुराते देख पार्वती प्रश्नवाचक नजरों से अभी भी विजय को ही देख रही थी। यह देख विजय बोला, तुमको क्या लगा था? तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे बाबा पत्रकार हैं और आज तुम्हारे बाबा को देखकर मैंने पहचान लिया कि ये मेरी वही पारो है जिससे मैं मेले में मिला था। मेरी वही बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाली पार्वती जिसकी मुस्कान मेरे मन में आज भी बसती है। मैं कभी कुछ भी नहीं भूला पार्वती। यह सुनते ही पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। विज्जी, पार्वती बुदबुदाई, हाँ तुम्हारा विज्जी। क्या आप कुछ भी नहीं कहोगी? तुम क्यों झूठ बोल रही थी मुझसे? तुम जान गई थी ना सच, मुझे पहचान लिया था, फिर भी नहीं बोला क्यों? क्या मैं तुमको पसंद नहीं? एकदम से इनकार कर दिया तुमने। मेरे दिल, मेरी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा? क्या इतना सा भी तरस नहीं आया मुझ पर? विजय बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका था। विजय की बात सुनकर पार्वती इतना ज़्यादा भावुक हो गई कि एकदम से विजय के सीने से लग गई और सुबकते हुए बोली, हमको माफ़ कर दो साहब, मगर हम भी तो गलत नहीं है ना? कैसे बर्बाद कर दें आपकी ज़िंदगी? आप जानते तो हो सब कुछ। अब हम पहले वाली पार्वती नहीं रहे। ना जाने कितने ही नापाक हाथों की छुअन है हम में। जिस्म के साथ साथ हमारी आत्मा भी अंदर तक छलनी हो चुकी है। हम पवित्र नहीं रहे। ये कहकर पार्वती रोने लगी। किसने कहा तुम अपवित्र हो? जिस्म तो माटी का बना है और माटी में मिल जाना है, मगर तुम्हारी आत्मा, वो देखो कितनी सच्ची और पवित्र है। तुम अभी भी मेरे और मेरे परिवार के लिए ही सोच रही हो। ऐसे ही जीनत के लिए सोचती थी। कितना सहा तुमने उसको बचाए रखने के लिए भी। एक पवित्र दिल वाला ही ये सब कर सकता है। बाकी जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ या जीनत के साथ शायद होना ही था, क्योंकि होनी बलवान होती है। तुम्हारे दिल में तो सबके लिए अपार प्रेम भरा है, मेरे लिए भी। फिर तुम मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रही हो, ये समझ नहीं आया मुझे। विजय ने पार्वती के आंसू पोंछते हुए उसे समझाया। इन लोगों का वार्तालाप सुनकर अब तक पार्वती के बाबा राजेश भी बाहर आ चुके थे और सारी बात जान और समझ भी गए थे। अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को सुनकर वो अपने अश्रु नहीं रोक पाए। विजय की निगाह राजेश पर पड़ी तो उसने देखा कि राजेश निशब्द से खड़े भावुक आंखों से उसी को देख रहे थे, जैसे कहना चाहते हो कि मेरी बेटी को उस दलदल से बचाने का और मुझसे मिलाने का शुक्रिया। विजय ने आंखों ही आंखों में राजेश को मुस्कुराकर जवाब दिया और पार्वती से बोला, अब बिल्कुल नहीं रोना तुम, समझी? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस देखने का नजरिया मायने रखता है। देखो अपने बाबा को, अपने बाबा के साथ समय बिताओ, मैं शाम को आता हूँ। ये कहकर विजय वहाँ से चला गया। वो पूरा दिन पार्वती ने अपने बाबा के साथ निकाला। उसके लिए तो ये जैसे एक सपने जैसा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे एक दिन अपने बाबा के साथ बैठी होगी। जब आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसके मिलने की उम्मीद आप खो चुके हो, तो उसकी अहमियत और वजूद दोनों से आप परिचित हो जाते हो।
पार्वती और उसके बाबा दोनों के लिए ही ये पल बहुत खूबसूरत और कीमती थे। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। शाम के 8 बजे थे। विजय अपने दोनों हाथों में काफ़ी सारा जरूरी सामान लेकर वहाँ पहुँच चुका था। ये इतना सब कुछ क्या है? पार्वती ने पूछा तो विजय उसको सारा सामान पकड़ाते हुए बोला, घर का जरूरी सामान है, तुम अब घर को अच्छे से व्यवस्थित कर पाओगी। ये सुनकर पार्वती ने सारा सामान ले लिया और एक तरफ रख दिया। अब बाबा कैसे हैं? मैं उनकी स्टेटमेंट लेना चाहता हूँ, क्या वो देंगे? विजय ने पार्वती से सवाल किया तो पार्वती बोली, अब सब छोड़ दो साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी को सजा नहीं दिलानी। मेरे पिता मुझे मिल गए, काफी है, अब बस जीनत को भी न्याय दिला दीजिए। अच्छा, और तुम्हारे परिवार का क्या, जिनका एक ही पल में कत्ल कर दिया गया? विजय ने पार्वती के दिल को झकझोरते हुए कहा तो पार्वती शांत हो गई। देखो पार्वती, तुमको नहीं जानना तो कोई बात नहीं, मगर इस भयानक घटना के पीछे का सच मैं जान कर रहूंगा। विजय ने अपनी बात कही। तुम क्यों जानना चाहते हो? क्या तुम सुन पाओगे? वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिता हैं विजय, पार्वती के पिता ने कहा, और ये कहकर उन्होंने वो सारा सच, जिससे अब तक हर कोई अनजान था, विजय और पार्वती को बता दिया। बात तब की है जब पार्वती 8 साल की थी। मुझे मेरे खुफिया लोगों से सूचना मिली कि इस गांव में कुछ गलत काम होते हैं और इस गांव का जमींदार ही खुद इसके पीछे है, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। यही पता लगाने के लिए मैं इस गांव में स्थानांतरित हुआ था। जब मुझे गांव का सच पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन ही सरक गई। वो जमींदार गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की जमीनों को अपने यहाँ कर्जे पर दबाकर उनके घर की औरतों को रात में जबरदस्ती उठवा लेता था। इस मामले पर जमींदार से बात भी की और आगाह भी किया, मगर फिर भी वो नहीं सुधरा और उल्टा मुझे ही धमकियां दिलवाने लगा। मैंने अब तक कुछ सबूत भी जुटा लिए थे। जब ये बात उसको पता चली तो उसने मुझे और मेरे परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए गुंडे भेज दिए। मैं उस दिन बाहर गया हुआ था जब वो तीनों घर में घुसे। औरतों के अकेले होने का फायदा उठाया उन लोगों ने, मेरे पूरे परिवार को एक ही पल में तबाह कर दिया। ये बात मुझे तुम्हारे काका से पता चली, जिन्होंने उनको उन गुंडों से बात करते सब कुछ सुन लिया था, और क्योंकि तुम और पार्वती दोस्त थे तो तुम्हारी खातिर ही वो भागे भागे हमें बताने आए। उन्होंने हमसे उनका नाम ना आने का वादा लिया था। उनकी बात सुन कुछ गलत होने की आशंका से मैं भागता हुआ घर पहुंचा तो वहां की हालत देख मेरी रूह अंदर तक कांप गई। पार्वती वहीं बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे गोद में उठाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि मुझे दोबारा उन लोगों के आने की आहट सुनी और मैं एक तरफ छुप गया। वो लोग घर में आग लगाकर इसे एक दुर्घटना का नाम देने की बात कर रहे थे। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे पार्वती को बचाना था। मैं मौका देख पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और कुछ ही पलों में उन लोगों ने मेरा पूरा घर आग के हवाले कर दिया। मैं दूर खड़ा अपने परिवार को स्वाहा होते देख रहा था। मेरा दिल रो रहा था और अंतरात्मा बुरी तरह घायल हो चुकी थी, मगर मैं लाचार सा खड़ा बस देखता रहा। ना तो मैं उन तीनों को बचा सका और ना ही उनका अंतिम संस्कार कर सका। कहते कहते राजेश की आंखों में नमी आ गई। तो आखिरकार विजय और पार्वती के सामने वो छुपा हुआ सारा सच सामने आ ही गया। तो विजय का क्या होगा फैसला, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें इस स्टोरी के आखिरी भाग के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।